हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम रेमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी। ऑलमोस्ट हमने प्रोस्पेक्टिंग की सारी डिफिनेशंस, सारा टॉपिक क्लियर करा। अब हमारा क्लास होगा बोरिंग को लेके एग्जैक्टली फिजिकल व्यू में हम लोग सारे डाटा को कलेक्शन करके उसको क्या मेथड दे दिए, प्रोस्पेक्टिंग का नाम देके उसकी मेथड देख लिए। ठीक, अब हम लोग धरातल पे उतर रहे हैं वर्किंग में। तो वर्किंग अगर अंडरग्राउंड करें तो सबसे पहले तो या तो आप इंक्लाइन बना के करोगे या तो फिर शाफ्ट बना के करोगे। शाफ्ट बना के करोगे तो आपको बोरिंग करना होगा, और इंक्लाइन बना के करोगे तो ऐसे मशीन से भी आप कटिंग वुटिंग करते हुए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो सिलेबस है, अभी का जो सिलेबस कह रहा है वो पिछले यानी कि पहले के टाइम पे कैसे माइनिंग होता था उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है। तो अभी जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो रहेगा अंडरग्राउंड में शाफ्ट या फिर शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट एंड शाफ्ट सिंकिंग ये क्या होता है? शाफ्ट एंड शाफ्ट सिंकिंग, शाफ्ट पूरी कंप्लीट अप एंड डाउन हो रही है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग शाफ्ट बोलेंगे। और सिंकिंग शाफ्ट इन द प्रोसेस, मतलब हम लोग वर्किंग में है, कंप्लीट नहीं हुई है, इन द प्रोसेस को हम लोग सिंकिंग शाफ्ट बोलेंगे। तो सिंकिंग शाफ्ट पहले कैसे किया जाएगा? किसी माइंस में आप सिंकिंग शाफ्ट कैसे करेंगे? पूरा प्लान रहेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा, उसके बाद क्या उसके बाद कितने मैन पावर, ये सब डीपीआर में आपको सारा चीज मिलेगा। फिर उसके बाद लाइसेंस, परमिशंस, डीजीएमएस सारा चीज होते हुए वर्किंग में आएंगे, तब हमें सिंकिंग शाफ्ट ये करना होता है। ठीक है, मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूं। प्रोस्पेक्टिंग में सिर्फ जानकारी कलेक्शन करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग शाफ्ट में या फिर बोरिंग में। शाफ्ट का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? बोरिंग एज ए, आप समझ लो घर पे कर रहे हैं तो वो तो बात की बात है, वो भी बोरिंग आएगी। लेकिन माइनिंग के टर्म पे एक बोरिंग और एक शाफ्ट, बोरिंग एंड बोर होल, शाफ्ट नहीं। ये अगर कम डायमेंशन का हम लोग होल मारते हैं, लगाते हैं कहीं भी, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसको हम लोग बोरिंग, टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक, अगर यही डायमेंशन 5 मीटर का करना है, इसमें भी खुदाई हो रही है, इसमें भी डीप जा रहे हैं, और इसमें भी खुदाई हो रही है, इसमें भी डीप जा रहे हैं, लेकिन इसका जो डायमीटर होगा ये ऑलमोस्ट 5 मीटर्स, 3 to 5 मीटर का होगा। इतनी एरिया में, यानी कि बड़ी साइज में अगर हम लोग वो गड्ढे करते हैं जाने के लिए या फिर बोरिंग करते हैं, तो इसको बोरिंग ना कह के क्या बोला गया है? इसी को हम लोग बोर होल बोला गया, बोर होल। कोई जरूरी नहीं है कि 3 मीटर है, आप 1 मीटर से भी ले चलते हैं। तो बोर होल एज ए लार्ज डायमेंशंस रहता है, इसलिए उसको बोर होल कहते हैं। और बोरिंग छोटी डायमेंशंस रहती है, इसलिए बोरिंग कहते हैं उनको। ठीक है, तो आज की हमारी टॉपिक है कि बोरिंग करते हुए क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्टनेस आएगा, उसके बाद बोरिंग किस लिए किया जाता है, पर्पस क्या है, और बोरिंग में प्रिकॉशंस क्या लेना है, बोरिंग से सपोर्ट्स, बोरिंग करने के टाइम सपोर्ट्स क्या जरूरत पड़ता है, या फिर पूरी बोरिंग का प्रोसेस को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कि फिजिकल लेने के बाद आप यहाँ बोरिंग मारेंगे, तो यहाँ पर्पस देखिए, बोरिंग एज ए बोरिंग मशीन आ गई हमारे पास, या फिर बोर होल मशीन आ गई, या फिर ड्रिलिंग मशीन्स। ओके,
ये शाफ्ट बन रहा था, इसलिए मैं फिगर को रफ कर देता हूँ। अभी तो बोरिंग चल रहे हैं, शाफ्ट में आएंगे तब ये देखेंगे। एग्जाम नियरेस्ट है, इसलिए थोड़ी बहुत जल्दी में हम लोग कवर करेंगे। कोई टॉपिक छूट जाए कमेंट में बता दीजिएगा, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो फिर कर लेंगे वो भी, ठीक है। ये हमारा सरफेस, ये पहाड़, ये वाटर लोकेट एरिया, ठीक। यहाँ से यहाँ टोटल को ओबी मान लेते हैं हम लोग। पहला ओबी मान लिए, फिर यहाँ से यहाँ आपका क्या आ गया, मिनरल्स का फॉर्मेशन या स्ट्राटा, यानी कि कोल स्ट्राटा। बेसिकली हम लोग कोयल माइनिंग के लिए ही तैयार हो रहे हैं, तो मिनरल्स ना बोल के हम लोग कोयल को ही ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगे। हो सकता है आप मेटल माइंस जाएंगे तो फिर आप मिनरल्स बोलिए या फिर मेटल्स बोलिए। मेटल्स कैसे बोल सकते हैं, मिनरल्स बोलना होगा, ओके। तो हम अब इस लोकेशंस में मेरा कोयले की मात्रा कितनी है या फिर क्या है, या कितनी डीप है, या कितनी स्ट्राटा है, ये पता कैसे लगता है, ये पता आपको कैसे लगेगा। एज ए प्रोस्पेक्टिंग में आपने फिजिकली देख लिया, ठीक है, लैब में जाके भी आपने टेस्ट करा लिया, लेकिन एग्जैक्ट पता कैसे लगेगा कि भाई इतने मीटर के अंदर ही कोयला का फॉर्मेशन है और इतना मीटर के अंदर ही ओबी का फॉर्मेशन है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, बोर होल मारते हैं या फिर बोरिंग करते हैं, ठीक। तो बोरिंग जैसे आप कीजिएगा किसी साइट पे जाके, तो पहला तो आपको मिट्टी मिलेगा, तो मिट्टी का जो भी टाइनी पार्टिकल्स होगा वो बोरिंग करते हुए ये बाहर निकलेगा, यानी कि थोड़ी बहुत मिट्टी बाहर आएगी एज ए पाउडर टाइप में, ठीक। फिर धीरे धीरे येलो मिट्टी, अगर वो आपकी जियोलॉजिकल साइट में येलो फॉर्मेशंस की मिट्टी है तो येलो टाइप की पानी वाली मिट्टी आएगी, ठीक। फिर देन आफ्टर वो डिप जाएंगे तो आपको येलो वाटर मिलेगी, यानी कि येलोविश कलर की जो वाटर रहती है, डस्ट वाटर या फिर इम्प्योरिटेड वाटर, वो मिलेगा। फिर आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आपको क्लीन वाटर मिलेगा, और क्लीन वाटर मिलेगा तो ये ऑब्वियसली बाहर फेंकेगा, तो आपको जाहिर सी पता चल जाएगा कि भाई अब क्लीन वाटर का फॉर्मेशंस आ गया है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के नीचे हम लोग आ चुके हैं। रॉक के बारे में आप लोग पता ही होगा, इग्नियस रॉक, कितने टाइप के रॉक होते हैं, 3 टाइप के रॉक होते हैं। या तो फिर आपको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ISM, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है। इग्नियस रॉक ज्वालामुखी, पहाड़ वाले, ठीक है, सबसे हेवी और सबसे मजबूत इग्नियस रॉक। देन आफ्टर सेडिमेंट्री रॉक, जो कोयले की फॉर्मेशंस होती है सेडिमेंट्री में ही होती है। देन आफ्टर मेटामॉर्फिक, यानी कि फिर से वो माग्मा का प्रोसेस में आ जाने वाले मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो जो वाटर प्योर वाटर रहता है, मान लीजिए यहाँ तक आपका मिट्टी रहा, फिर कुछ देर हल्की फुल्की चट्टाने रही, उसके बाद यहाँ से आपका सेडिमेंट्री रॉक आ गया, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके बाद यहाँ आपका वाटर लोगेड एरिया, यानी कि यहीं पे सेडिमेंट्री के नीचे ही आपको प्योर वाटर देखने को मिलेंगे। आप इसको पी सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ तक वाला पानी आप नहीं पी सकते हैं। अब बता रहे हो सर सेडिमेंट्री में प्योर वाटर कैसे होता है, तो सेडिमेंट्री का फॉर्मेशंस ही ऐसा रहता है कि यहाँ से अगर कोई पानी आया, धीरे धीरे सीपेज होते होते मिट्टी में, गीला मिट्टी होते होते सीपेज करते करते यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक, तो इसमें इस तरह का फॉर्मेशंस होता है कि ये सिर्फ वाटर लिक्विड को ही एब्जॉर्ब करता है, सीपेज करता है, और नीचे प्योर वाटर ड्रॉप करता है, ठीक है। अगर आप फिल्टर, पुराने जमाने वाले मिल्टन की जो स्टील वाली फिल्टर रहती है उसमें देखिएगा 3 तरह के रड लगा रहता है, वो
जो मिट्टी रहती है वो जो पत्थर टाइप में दिखती है वो वही सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, वही सेडिमेंट्री का फॉर्मेशंस है, तब जाके वो सीपेज होते हुए प्योर वाटर। तो आपको जब यहाँ समझ में आ गया कि भाई प्योर वाटर मिल गया यानी कि सेडिमेंट्री रॉक हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके बाद क्लीन वाटर आने के बाद फिर आप जा रहे हैं तो कुछ और भी पाउडर निकल रहे हैं, चट्टान वाले पाउडर, तो आप समझ लीजिए कि वो भी है। देन आफ्टर कोले की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट, कोले की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट, यानी कि आपके पास काला काला डस्ट आने लगा या कोयले का चूर आने लगा, तो समझ लीजिए मेरा कोयला का लेयर टच कर चुके हैं। फिर और डीप जाएंगे तो डीप जाते जाते यहाँ पता चला कि यहाँ व्हाइट चूर आ रहा है, यानी कि व्हाइट पाउडर आ रहा है, समझ लीजिए ये आपका वो भी है इसलिए व्हाइट आ रहा है। फिर इसके बाद 350 मीटर तक जाते जाते 600 मीटर तक आपका काला पाउडर आ रहा है, समझ लीजिए ऑब्वियसली पता चल जाता है। फिर ये फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो ये पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक ना। अब बताइए यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए और 10 नंबर की क्वेश्चन है, पर्पस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फैक्टर्स गवर्नेड बाय बोरिंग मेथड या फिर बोरहोल, ऐसे करके 10 नंबर की क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो अब बताइए बोरिंग से क्या हमें एडवांटेज मिला या फिर बोरिंग से किस लिए करते हैं या फिर बोरिंग करके हमें क्या फायदा मिला। तो डेफिनेटली आपको पता चला एक एडवांटेज कि भाई बोरिंग करते ही, बोर होल लगाते ही हमें क्या पता चलता है, कोयले का स्ट्राटा कहाँ से फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है वो पहला। उसके बाद वाटर लोगेड बॉडीज यानी कि कहाँ कितने मीटर से कहाँ मीटर तक पानी है वो पता चला। फिर उसके बाद मिट्टी कहाँ तक है ये पता चला। सोइल इन द केस अगर यहाँ पे गैस होगा तो गैसेस का भी पता चलेगा। उसके बाद इनफैक्ट अगर यहाँ हीटिंग टेम्परेचर है तो बोरिंग से ही हीटिंग का टेम्परेचर पता चलेगा। इसके बाद अगर यहाँ आग लगी हुई है ये कोयला तो बोरिंग से ही पता चलेगा कि नीचे आग है, अब बोरिंग नहीं किया जा सकता, स्टॉप, प्लीज स्टॉप। तो ऐसे करके ही सारे चीज हमें कैसे पता चल रहा है, बोरिंग करके ही पता चल रहा है। ठीक, ये 10 नंबर का क्वेश्चन पहला यानी कि 5 नंबर कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बोरिंग हम लोग कहाँ करेंगे, यानी कि बोरिंग करने का जो साइट लोकेशंस होता है, साइट का जो चॉइस होता है वो कहाँ और कैसे करेंगे। तो इसमें आपको ऐसे आंसर करना है कि कोई भी माइनिंग वाले ऑफिसर्स जिनकी एक्सपीरियंस 30, 35, 40 साल तक हो चुकी है तो वो किसी भी साइट किसी भी ओपन एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशंस या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट देख के वो डेफिनेटली सजेस्ट या बता ही देंगे कि यहाँ पे कोयले की फॉर्मेशंस है या नहीं। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी एक्सपीरियंस आ जाती है माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास, ठीक है। जिस तरह बढ़ी वाला एग्जांपल दिया था ना मिस्त्री वाला, देख के ही बता देगा कि भाई कौन सी पेड़ की लकड़ी है। सेम इट इज यहाँ भी वो फिजिकल एक्सपीरियंस पर डे गेन करना होता है। तो वो तो वैसे फिजिकली एक्सपीरियंस देके आप कह देंगे। उसके बाद साइट की लोकेशंस को चॉइस करने के लिए क्या फैक्टर्स है, क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ बोरिंग करना सही रहेगा या नहीं। उसके बाद जो शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट हम लोग बनाते हैं उसकी भी साइट लोकेशंस आपको करनी होती है कि कहाँ शाफ्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा लूज मटेरियल रहा तो क्या यहाँ शाफ्ट बनाना चाहिए? सिंकिंग शाफ्ट का ऑपरेशन यहाँ करना चाहिए लूज मटेरियल में? डेफिनेटली नो। लूज मटेरियल में सिंकिंग शाफ्ट का फॉर्मेशन इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि अगर लूज मटेरियल है बारिश जैसे आएगी
इतना से इतना अगर हम लोग सिंकिंग शाफ्ट के लिए, इतना से इतना हम लोग सिंकिंग शाफ्ट के लिए गड्ढे किए हैं, ठीक, 100 मीटर तक या इतना मीटर तक आ गए हैं गड्ढा करते करते। अब क्या हुआ कि बारिश आई, बारिश में यहाँ से मिट्टी उठी, लूज मटेरियल है, ये क्या लूज मटेरियल कंपैक्ट नहीं हुआ, लिक्विड सेमी लिक्विड में गिलगिला टाइप में हो गया, तो ये क्या करेगा कि सिंकिंग शाफ्ट को ऐसे दहा देगा, मतलब स्लाइड हो जाएगा। स्लाइड हो जाएगा तो आपका ऑपरेशन खत्म, गया खत्म, हुआ ना। तो इसके लिए बचाव के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो पहला पॉइंट आप ऐसे स्टार्टा पे सिंकिंग शाफ्ट बनाओ, ऐसे साइड पे बनाओ जहाँ फॉर्मेशन हार्ड हो और थोड़ा मजबूत हो। जैसे यहाँ का फॉर्मेशन हार्ड है तो यहाँ डेफिनेटली आप सिंकिंग शाफ्ट कर सकते हैं, नो डाउट। इसके बावजूद भी उसमें सिंकिंग शाफ्ट में आपको प्रिकॉशंस लेना होता है, सेफ्टी लेना होता है। वो सेफ्टी क्या करते हैं इसमें, या तो परमानेंट लाइनिंग या फिर टेम्पोररी लाइनिंग। ये परमानेंट लाइनिंग क्या है, कंक्रीट का बनाया हुआ दीवार है, ये सही से आप चारों तरफ दीवार बना दो, कुआं देखे हैं, कुआं सेम इट इज। ये तो कंक्रीट का है तो ये परमानेंट लाइनिंग हो गई, और अगर टेम्पररी लाइनिंग है तो प्लाईबोर्ड या लकड़ी को ऐसे करके हम लोग, या आयरन, ये सब करके टेम्पररी लाइनिंग देते हैं ताकि स्लाइड ना हो, ठीक है। तो ये सब भी आपको चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ सिंकिंग शाफ्ट, सेफ्टीज, फैक्टर्स, गवर्नेंस, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स यानी कि बोरिंग में क्या सिलेबस है उसको देखते हैं। तो हमारा हेडलाइंस हो जाएगा फैक्टर गवर्नेंस, द चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड, द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल, ठीक है। टॉपिक है फैक्टर्स गवर्नेंस, मतलब क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्टिवनेस है, क्या फिर उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, मतलब पूरी तरह से आपको उसके बारे में बताना है, ठीक। उसके बाद कौन सा मेथड होता है बोरिंग में वो भी देखना है। उसके बाद किसमें कम लागत होगी ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, तब तक मैं रफ कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ ना, ठीक है, ओके। हाँ, तो टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टर्स गवर्निंग या फिर गवर्नेंस चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड। अगर किसी भी एनवायरनमेंट को हम लोग बोरिंग कर रहे हैं या फिर बोरिंग मेथड यूज कर रहे हैं, बोरिंग मेथड क्या, बोरिंग कितने टाइप के मेथड होते हैं, दो ही टाइप के, रोटेटरी या परसेसिव बोरिंग होगा। बोरिंग, ड्रिलिंग एक ही वर्ड है, ओके। अगर इन द केस क्वेश्चन पूछा जाए, और ये पूछेगा ही 10 नंबर का, ये क्वेश्चन आएगा ही, तो आप देखिए पहले यहाँ पे ये आपका सरफेस है, ठीक है। आप इसमें चॉइस करेंगे पूरी, यहाँ का सरफेस कुछ और है, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ का कुछ और है। तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे आपको चॉइस करने के लिए कि बोरिंग मेथड हम लोग, किस बोरिंग मेथड को हम लोग चॉइस करें। अगर यहाँ का कुछ और जूलॉजिकल कंडीशंस है तो इस जूलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा बोरिंग का मेथड होता है, या तो रोटेटरी या परसेसिव, ये दोनों में से चॉइस करें तो कैसे करें, और क्या कंडीशन को देखते हुए हम लोग चॉइस करते हैं, तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है।
ठीक, तो हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड। ठीक है, अगर आपको बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, आपको मैंने एक ड्रिल मशीन्स दे दिया या फिर एक बोरिंग मशीन्स दे दिया, आप अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि चले जाइए आप कहीं भी बोरिंग कीजिए, हमें कोयला का फॉर्मेशंस या फिर कोयला का स्टाटा रीडिंग लेके आइए। तो आप कहीं भी जाके बोरिंग कर लेंगे क्या? कहीं भी रीडिंग लेने के लिए चले जाएं, जाइए आप पहाड़ में बोरिंग कीजिए, वहां से मिल जाएगा क्या आपको कोयला? जाइए नदी में बोरिंग कीजिए, नदी में बोरिंग हो जाएगा क्या? जाइए किसी समतल जगह पे जहां कोयले का फॉर्मेशन सही है नहीं, तो वहां पे बोरिंग करके आपको डाटा मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो यही चीज हमें आज पढ़ना है कि क्या क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे या क्या ऐसे मेजर गवर्नेंस है चॉइस करने के लिए बोरिंग मेथड का। ठीक है, अगर आपको हम रोटेटरी बिट्स दे दें, यानी कि जो घूम घूम के ऐसे बोरिंग करता है, ठीक है, और यहाँ का स्टाटा बहुत हार्ड है, तो ऐसे घूम घूम के ये बोरिंग करेगा, यानी कि रोटेटरी बोरिंग हो रहा, और पिक्स इसका या फिर पिक्स ही बोलते हैं, पिक्स या फिर इसका तीत अगर कमजोर रहा तो ये क्या बोरिंग कर पाएगा? बोरिंग कर पाएगा? ये नहीं ना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये हार्ड है। तो हार्ड होने के कारण यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गया एक पॉइंट कि भाई स्टार्टर हार्ड है तो फिर ये बोरिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक, फिर इसी में आप देख लीजिए, ये आपका ग्राउंड है और यहाँ तक मिट्टी है, 10 मीटर तक मिट्टी है, तो आप कोई भी बोरिंग इसमें यूज कर लो, ये डेफिनेटली बोरिंग करके दे देगा, कोई इशू नहीं है, कोई भी मशीन से यूज कर लो। तो ये भी तो एक चॉइस है कि भाई मिट्टी में क्या बोरिंग मशीन, क्या परसेसिव या रोटेटरी या कौन सा मेथड लगाएं, और फिर ये हार्ड सरफेस में कैसा मेथड लगाएं। यही सब फैक्टर्स हमें आज क्लियर करना है। ओके, तो हेडिंग डालिए। अब इसमें 4-5 फैक्टर्स आएंगे, मेन पॉइंट्स, तो उसको हम लोग करते जाएंगे। तो पहला फैक्टर्स क्या आएगा बताइए, सोचिए, आपको माइनिंग करना है तो बताइए, सोचिए जरा, दिमाग पे इंक्लूड। सब चीज मैं ही कर दूं और अपने आप को दिमाग को यूज नहीं करोगे तो फिर वो जंग लग जाएगा, समझ गए ना? तो उसको भी यूज कीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूं। तो पहला इसमें क्या आ जाएगा, आप सोचिए कि मेरा पहला फैक्टर्स गवर्नेंस चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड आ जाएगा कि हम जो बोरिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। फैक्टर्स गवर्नेंस चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड, पहला क्या आ जाएगा कि हम जो बोरिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। पहले तो पर्पस देखेंगे ना कि किस पर्पस से हम लोग बोरिंग कर रहे हैं। अगर आपको पानी निकालना है, ट्यूब लाइन लगानी है, तो उतनी बड़ी मशीन, ड्रिल माइंस वाली ड्रिल मशीन क्यों लगाएं? सिंपल सा जो बोरिंग मशीन आती है उससे बोर करके आप जेट पंप लगा लीजिए, तो एक पर्पस ये हो गया ना। लेकिन यही चीज आपको अगर स्टार्टा या फिर कोयले का फॉर्मेशन का रीडिंग लेना है तो फिर आपको ड्रिल मशीन लगाना होगा। तो पहला पर्पस, ये फैक्टर्स एक आपका आया, ठीक। इसके बाद वहां का जूलॉजिकल कंडीशंस क्या है, वहां का जूलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, वो आएगा दूसरा। लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सीक्वेंस में। तो फिर पर्पस के बाद क्या आ जाएगा, स्ट्राटा, या फिर आप ऐसे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राटा। ग्राउंड है, यहां तक मिट्टी है,
अब यहाँ से हार्ड स्टार्ट आ गया, तो जो पिक्स लगा हुआ है ड्रिल मशीन्स में या फिर बोरिंग मशीन्स में, जो पिक्स लगा हुआ है, ये तो ग्राउंड है, इजिली ये खुद के बाहर अंदर चला जाएगा, ठीक ना। ये तो ड्रिल मशीन्स हो गया, पहले के टाइम पे ड्रिल मशीन्स नहीं थी, बट आप समझो ये बोरिंग मशीन्स है। ठीक, मिट्टी तक हम लोग ने बोरिंग किया तो डेफिनेटली इजी तरीके से हो गया। लेकिन अगर ये हार्ड स्टार्टा आ जाए तो क्या यही जो रड मिट्टी में चल रही है, वही रड क्या इसमें चल सकती है? वही तीत, वही पिक्स क्या इसमें चल सकती है? पिक्स टूट जाएगी, तीत टूट जाएगी, बीट टूट जाएगी। बीआईटी, बीट, पिक्स या तीत, यही ना ड्रिल करता है। इस जो यहाँ पे लगा रहता है वो भी पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं वो भी। तो ये टूट जाएगा, तो ये एक तरह से फैक्टर्स गवर्नेंस किया ना कि स्ट्रैटा का थिकनेस या फिर इसको क्या कैरेक्टर ऑफ स्ट्रैटा ऐसे लिख सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ स्ट्रैटा, ठीक। इसके बाद और क्या फैक्टर्स या फिर चॉइस करेंगे हम लोग कि भाई बोरिंग कर रहे हैं तो कितना डिप्थ में जा रहे हैं, ये भी तो आपको देखना होगा ना, कितना डिप्थ में जा रहे हैं। डिप्थ के अकॉर्डिंग आपकी मेहनत प्लस वर्कर्स प्लस टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट ये भी लगेंगे ना। तो फैक्टर्स चॉइस आया ना इसमें, तो इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में डिप्थ डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक। फिर डिप्थ हो गया, तो फिर डिप्थ है तो फिर डायमेंशंस भी होगा ना, साइज ऑफ द होल, डायमेंशंस या फिर डायमीटर बोलिए, ठीक। फिर आपकी जो मशीन्स है, ड्रिल मशीन्स है या बोरिंग मशीन्स है, उसकी स्पीड या फिर मशीन्स या फिर उसको एक मैकेनाइज या मैनुअल, रुकिए, मशीन्स की स्पीड देखनी है तो आप टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं। मशीन्स स्पीड पे भी डिफेक्ट करेगा, इफेक्ट आएगा, चॉइस करेंगे भाई। अगर कॉम्पैक्ट स्टार्टा है, हार्ड स्टार्टा है तो मशीन से करेंगे, अगर लूज मटेरियल है तो भाई एज ए रोटेटरी हैंड ड्रिल मशीन्स, वो भी उससे भी यूज हो सकता है, ठीक ना। तो मशीन्स की स्पीड ये भी डिपेंड करेगा। उसके बाद मशीन स्पीड या मशीन्स लिख दीजिए, मशीन्स एंड मशीन्स स्पीड, मशीन्स ब्रैकेट में मशीन स्पीड, ठीक। फिर क्या, आपका ये सब पूरी करते करते पैसा भी तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इफेक्ट या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ओके। और क्या क्या पॉइंट है,
फिर उसके बाद जूलॉजिकल फैक्टर्स भी आएगा। जूलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि इन्वायरमेंट कहाँ है, कैसा है, स्टार्टा, ठीक है। जियोलॉजिकल फैक्टर्स और बोरिंग में क्या क्या और फैक्टर्स चॉइस हो सकते हैं, फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड। चलिए इतना पॉइंट अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, इतना पॉइंट है। अब ये पॉइंट को फिर हम लोग को डिस्क्राइब भी करना है। ओके, ये इस पॉइंट को हमें डिस्क्राइब भी करना है। अगर नंबर ज्यादा चाहिए तो डिस्क्राइब करना होगा। पर पॉइंट को अपने लैंग्वेज से अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसका एडवांटेज हम लोग देखेंगे और पर्पस ऑफ बोरिंग भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला का अब हम लोग देखते हैं कि पर्पस में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। ओके, ब्राइटनेस बढ़ क्यों नहीं रही है, ठीक है। ओके, तो अब लिखिए नेक्स्ट उसी में पर्पस ऑफ बोरिंग मेथड, ठीक है। हम लोग जो बोरिंग करते हैं उसका मेथड, उसका पर्पस क्या होता है, किस कारण हम लोग बोरिंग करते हैं। वैसे तो सब जानते हैं कोयले फॉर्मेशंस, लेकिन टेक्निकल वर्ग में 10 नंबर की क्वेश्चंस आएगी तो लिखना तो होगा। तो चलिए, हो सकता है ये क्वेश्चंस दे दे, सिर्फ ओनली यही क्वेश्चंस दे दे, या फिर क्वेश्चन मिक्स करके दे दे कि फैक्टर्स गवर्नेंस बाय द चॉइस ऑफ बोरिंग एंड राइट द पर्पस ऑफ बोरिंग मेथड। 10 नंबर की क्वेश्चंस अगर दे दे, फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड, या फिर उसी में एंड करके दे दे कि राइट द पर्पस ऑफ बोरिंग मेथड, ठीक ना। तो आपको दोनों का आंसर करना होगा। जस्ट 1 मिनट में चार्ज में लगा लेता हूँ लैपटॉप, शट डाउन हो जाएगा। तो पहला पर्पस कि भाई कोयले का पता लगाने के लिए हम लोग बोरिंग कर रहे हैं। तो कोयले का पता लगाने के लिए बोरिंग कर रहे हैं, ऐसे लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कोयल। एग्जिस्टेंस मतलब कोयला है या नहीं, उसके बारे में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ कोयल या फिर मिनरल्स, ठीक। उसके बाद अगर हमें मिनरल्स मिल जाता है बोरिंग करते हुए, कोयला अगर मिल गया, तो फिर
to get the details of minerals such as minerals अगर मिल गया तो हमें क्या उसमें और पता चल सकता है। पहला कि थिकनेस कोयल ही लिखिए क्योंकि बार बार मिनरल्स और कोयल करना पड़ेगा इसलिए। तो पहला अगर कहीं हमें बोरिंग करते करते कोयला मिल गया, ठीक ना, तो उससे हमें पहला पॉइंट आ गया तो एग्जिस्टेंस ऑफ द कोयल, कोयल मौजूद है या नहीं। उसके बाद कोयल मौजूद है ये हमें पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी और क्या डिटेल्स मिल सकता है उसमें कि थिकनेस ऑफ द कोयल, ठीक। उसके बाद स्ट्राटा का फॉर्मेशंस पता चलेगा, स्ट्राटा का फॉर्मेशन, स्ट्राटा फॉर्मेशन या फॉर्मेशंस ऑफ स्ट्राटा। फॉर्मेशंस ऑफ स्ट्राटा। देन आफ्टर और क्या पता चल सकता है आपका, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पता चल सकता है। उसके बाद सीम भी पता चल सकता है कितने सीम है, ग्रेडियंट। तो ये 4 पॉइंट और पॉइंट बनता है क्या, हाँ डिप्थ भी पता चलता है कि कितने डिप्थ में है। फिर इसका नेचर भी पता चलता है, ओके। तो ये ETC कर दीजिए और भी कुछ पता चलता हुआ, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोग कंप्लीट। अब जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा कि बोरिंग यह सरफेस है और ये नीचे हम लोग चल रहे हैं, यानी कि इतना तक OB रहा, फिर स्ट्राटा कोयला वोला मिल सकता है। जब कोयला मिल रहा है तो ये भी तो हो सकता है कि उसमें डिस्टरबेंस हो। डिस्टरबेंस मतलब क्या, जूलॉजिकल डिस्टरबेंस। जूलॉजिकल डिस्टरबेंस आप लोग पढ़े होंगे, डाइक, स्ट्राइक, सील, ये सब, सील, डाइक, स्ट्राइक, OB, पार्टीशंस, यही सब तो जूलॉजिकल डिस्टरबेंस है। और ये जूलॉजिकल डिस्टरबेंस होता कैसे, बनते कैसे हैं, बनते हैं ऐसे कि सपोज दैट ये कोयले का एक लेयर फॉर्मेशन बनते हुए आ रहा है, ये दूसरा लेयर फॉर्मेशन बनते हुआ आ रहा है, ये दोनों बनते 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 हो सकता है ये कोलिजन हो जाए या तो टेंट्स बेंड्स हो जाए, एक ऊपर चला गया एक नीचे डीपली ग्रेडेंट चल जाए। तो यहाँ का जो कुछ तो जो मिक्सचअप हुआ या फिर यहाँ का जो कोलिजन हुआ वो तो मटेरियल मेरा खराब हो गया ना। ऐसे ये कोयला यहाँ से बनते हुए आया और ऐसे यहाँ भी, यहाँ से भी कोयला बनते हुए आया ऐसे, तो यहाँ तो कुछ मटेरियल मेरा खराब हुआ ना, डिस्टरबेंस हुआ ना। तो इसी से डाइक स्ट्राटा सील या फिर कुछ हुआ, उसके बाद ये ऐसे बेंड हो गया और ये ऐसे बेंड होके इसका और ऊपर चला गया, या फिर इसी में ये बेंड होके रुक गया बनना। अब ये आ गया इस पे, तो यहाँ का जो कोयला है या तो ये डिस्टरबेंस हो जाएगा या तो ये थोड़ा बहुत कार्बन इसकी जो मात्रा है वो चली जाएगी, जिसको हम लोग पार्टीशंस के रूप में देखते हैं, पार्टिंग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। फिर डाइक और स्ट्राटा अगर कोई माग्मा या लावा ऊपर आने का कोशिश करे, फिर ऊपर ना आ पाए तो ये फिर रिटर्न चला जाए और यहाँ फ्लो करते रहता है, ये तो अभी को पता है। तो ये फ्लो हुआ इतना, तो फिर ये तो ठंडा होगा माग्मा, तो ये ठंडा हुआ, ये माग्मा मोल्टन रॉक मार्क्स इज कॉल्ड माग्मा। ये लावा अगर ठंडा हुआ तो ठंडा होगा तो ये तो चट्टान बन जाएगा ना, चट्टान बनेगा। तो इसी को तो जूलॉजिकल डिस्टरबेंस करते हैं, सील, डाइक, स्ट्राइक, यही सब तो होता है। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जूलॉजिकल डिस्टरबेंस पता किससे चलता है, यही बोरिंग से। और इसका सटीक लैंग्वेज में टू नाउ द जूलॉजिकल डिस्टरबेंस, टू नाउ द जियोलॉजिकल
लॉजिकल डिस्टरबेंस। ओके, अब नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। यस, साफ क्यों नहीं आ रहा है? डिजिटल बोर्ड लेना होगा क्या? 2 लाख कीमत है डिजिटल सेटअप लगवाने के लिए। कहां से 2 लाख आएंगे? बट कोई नहीं, कंट्रीब्यूशन करना होगा, या फिर मेरे को ऐसे टीचर से बात करना होगा जहां पे उसके पास जियोलॉजिकल क्या वो डिजिटल बोर्ड हो। ठीक, जगह हो रहा है या फिर मैं रफ करूं? हाँ, 1 पॉइंट और नीचे आ सकता है। हाँ, तो अब देखिए, बोरिंग करते हुए नीचे गए तो जब कोयले का फॉर्मेशंस हुआ, आप ऐसे ही रूम पे अगर अपना रूम को लॉक कर दीजिए 10-12 दिन और वेंटिलेशन को क्लोज कर दीजिए, तो देखिएगा ऑब्वियसली कि बहुत गैस हो चुका है। 10-12 दिन के लिए रूम को क्लोज, वेंटिलेशन स्टॉप, यानी कि पंखा भी नहीं चल रहा है, ना नेचुरल हवा का आगमन या आना जाना हो रहा है, क्लोज 10 दिन के लिए। ठीक, उसके बाद अब जैसे ही गर्मा दिन में अगर डोर को ओपन करता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? भाई देखने को तो यही मिलेगा ना कि बहुत सारा गैस हो गया है, महसूस करने को मिलेगा ना कि गैस हो गया है, खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो। तो सेम इट इज यहाँ भी, अंडरग्राउंड में भी बहुत सारे गैस होते हैं, और हार्मफुल गैस सबसे ज्यादा मीथेन होता है, साइलेंट किलर रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है जो कि साइलेंट किलर रहता है, थोड़ा सा सूंघ लिए ना तो खत्म। फिर मीथेन गैस होता है CH3, ये काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन करता है, थोड़ा सा चिंगारी मिल गया तो पूरी माइंस ब्लास्ट कर देता है। H2SO4 रहता है, नाइट्रोफिमस रहता है। तो बहुत सारा गैस का पता भी हमें कैसे चलता है? बोरिंग के मेथड से ही। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? टू डिटरमाइन दी गैसेस, या फिर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, टू ड्रेन ऑफ गैस फ्रॉम ओल्ड वर्किंग। ना, ये सही नहीं है। दूसरी बुक में देख लेता हूं, यही है, टू ड्रेन ऑफ वाटर और गैस, टू ड्रेन ऑफ water and gas from old working ठीक है। अच्छा, पर्पस ऑफ बोरिंग, अब तो 1 मिनट में, ठीक है, ओके। बोरिंग का तो और भी पर्पस होता है, जैसे अगर ओल्ड वर्किंग या फिर गोप में अगर आपको
उसको भरना होता है सैंडस्टोन एंड वाटर की मिक्सचर के साथ। तो बोरिंग के थ्रू से ही तो पाइपलाइन बिछाते हैं और पाइपलाइन के थ्रू से ही तो वो भरते हैं। तो ये भी एक तरह का पर्पस हो गया ना, स्टोविंग मेथड। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। उसको बाद में छोटा छोटा पॉइंट पहले कर लेंगे पहले। तो इसके बाद और क्या हमको बोरिंग से मिलता है? टू कलेक्ट ए सैंपल, वहां का सैंपल लेने के लिए, ऐसा भी तो पर्पस है, वहां का सैंपल लेने के लिए तो हम लोग भी बोरिंग करते ही हैं। ठीक है, टू कलेक्ट सैंपल्स टू कलेक्ट द कोर ऑफ द रॉक। सेकेंड पॉइंट, टू कलेक्ट द कोर ऑफ द रॉक, टू कलेक्ट द कोर ऑफ द रॉक। और ये दोनों एक ही हो जा रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो कलेक्ट नहीं, सैंपल कलेक्शंस शिफ्ट कर दीजिए, सैंपल कलेक्शंस। ओके, अब ठीक रहा। और क्या सबसे मेजर, अगर ओपन कास्ट चल रहा है या फिर अंडरग्राउंड भी, तो बोरिंग का एक और मेजर होता है ब्लास्टिंग के लिए। ठीक है, ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोसिव डालते हैं, ठीक ना, बोरिंग करके एक्सप्लोसिव डालते हैं, देन आफ्टर चार्जिंग और ब्लास्टिंग करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि फॉर ब्लास्टिंग द रॉक्स, फॉर ब्लास्टिंग पर्पस कर दीजिए। ठीक, और इसमें और कुछ है? हाँ, तो फैसिलेट वेंटिलेशंस, हम लोग वेंटिलेशंस या तो डक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर एमएमबी के थ्रू से, लेकिन बोर होल के थ्रू से ही तो हवा जाता है, पास होता है ना। तो टू फैसिलेट द वेंटिलेशंस, फैसिलेट द वेंटिलेशंस in underground mines, in underground mines। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक और अच्छा पॉइंट देख लेता हूँ। वाइंडिंग इंजन के लिए भी दिखाई दे रहा है ना, मैं बगल हो जाता हूँ।
तो इतना ठीक है, और कुछ ज़्यादा पॉइंट लिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये पर्पस ऑफ बोरिंग में आप इतनी पर्पस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो पॉइंट है उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कैरेक्टर ऑफ स्ट्राटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग आते हैं कैरेक्टर ऑफ स्ट्राटा में। अब नोट डाउन कीजिए, फिर बताता हूँ तब तक। कॉल्स आते हैं ना। नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, दरअसल कॉल आ गया था इसलिए बाहर जाना पड़ा। तो ये क्वेश्चंस का आंसर्स वही है, उसी का ही सेकंड पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राटा। हमने स्ट्राटा लिखाया था, पेन कहाँ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्राटा अगर हार्ड रहा तो भाई कौन सा मेथड यूज करेंगे। अगर आप ये कहाँ गया, फिश टेल बीट वाला मशीन्स यूज करें आप, तो आपका हार्ड स्ट्राटा ये तो फिर टूट जाएगी ना, बेकार हो जाएगी, ये टूट जाएगी। तो स्टार्टअप पे भी डिपेंड करता है, फैक्टर्स गवर्नेंस में भी ये एक मेजर पॉइंट है। ठीक है, अगर मेरा लूज मटेरियल है तब तो फिश टेल फिश, 1 मिनट यार, डिस्टर्बेंस हो जाता हूँ ना, बार बार इंक डालना होता है। तो चलिए चलते हैं, कैरेक्टर ऑफ स्ट्राटा। स्ट्राटा पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग होता है स्ट्राटा का भी। ओके, तो समटाइम्स स्ट्राटा डिटरमाइन द फैक्टर्स, thus the rotatory method using a fish tail beat या पिक्स बोलिए, एक ही होता है, या फिर टीथ बोलिए। ठीक है, जो ड्रिल मशीन के रड के नीचे लगा हुआ रहता है। ठीक है, इज ओनली सुटेबल फॉर सैंडस्टोन या फिर सैंड या फिर क्ले या फिर ग्रेवल्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड ग्राउंड। जो रोटेटरी मेथड यूज करते हैं, रोटेटरी मतलब घूमते हुए जो ड्रिलिंग या फिर बोरिंग होती है, वो उसमें क्या होता है, एक फिश शेप की टीथ लगी हुई रहती है, या पिक्स बोलिए या फिर बीट बोलिए। वो बीट को हम लोग हार्ड कंपैक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हार्ड कंपैक्ट में जाएगा इतनी स्पीड रहती है कि वो टूट जाएगा, और स्पीड से ही वो सारा चीज बोरिंग होता है। ठीक है, तो हार्ड कंपैक्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है, डायमंड या फिर टंगस्टन का मेटल्स यूज किया जाता है। जो डायमंड रोटेटरी मेथड होता है उसके लिए, हार्ड कंपैक्ट के लिए ही वो सुटेबल है। ठीक, अब सर मीडियम स्ट्राटा के लिए कौन सा मेथड यूज रहेगा बोरिंग में। तो मीडियम स्ट्राटा के लिए आपका परसेसिव, यानी कि ऐसे ढप ठट 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 ऐसे मारता है, वो सूट रहेगा। तो देखिए, परसेसिव मेथड आर सुटेबल फॉर मीडियम स्ट्राटा एंड अदर रोटेटरी मेथड या फिर डायमंड मेथड इज यूज्ड फॉर हार्डनेस स्ट्राटा। जो बहुत ज्यादा हार्डनेस स्ट्राटा है उसके लिए डायमंड मेथड यूज कीजिए, या फिर ये दोनों को छोड़ के अदर कोई मेथड है आपके पास टंगस्टन वाला, तो उसको यूज कीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ये भी फैक्टर्स गवर्नेंस है चॉइस ऑफ बोरिंग का। तो ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद कौन सा पॉइंट था, इसके बाद दीप्त। ठीक ना भाई, 20 नंबर का क्वेश्चंस देगा या 25 नंबर का क्वेश्चंस देगा तब ऐसे डिस्क्राइब करना। अगर सिंपली 5 नंबर या 10 नंबर का
5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन दे दे कि राइट दी फैक्टर्स गवर्नेंस चॉइस ऑफ बोरिंग मेथड, तो जो पॉइंट लिखवाया उतना ही लिख के छोड़ देना, और मन करे तो 1-2 पॉइंट उसमें और डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। बट अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो जितना पॉइंट दिया हुआ हूं उसके बावजूद भी आपको एक एक पॉइंट, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार्टा, डेप्थ ऑफ स्टार्टा, फिर जो इससे पहले वाला बताया था पर्पस ऑफ द बोरिंग, वो सारे के सारे डिस्क्राइब करते हुए आपको आंसर करना है 20 नंबर का अगर क्वेश्चंस रहा तो, और 5 या 10 नंबर का रहा तो सिंपली ओके। तो नोट डाउन कीजिए। अच्छा, पीक्स आप लोग समझ रहे हैं ना, पीक्स किसको बोलते हैं? पीक्स या फिर ये फिश बेल्ट टीथ, अरे जो बोरिंग होता है ना, बोरिंग के नीचे जो गड्ढा करता है, जो बोरिंग करता है, ये आपका रड है, बहुत लंबा है, 90 फीट का रहता है, 70 फीट जो भी है, बहुत लंबा रड है, ठीक ना। इसके रड के नीचे ये तो मेन रड हो गया, ठीक। उसके बाद एक क्या होता है कि और डीप जाने के लिए रड को ज्वाइन किया जाता है, जो ऊपर हम लोग बोरिंग में पढ़ेंगे, बोरिंग वाले चैप्टर में। तो मेन रड के नीचे जो सबसे नीचे ग्राउंड में जाता है, सपोज ये ग्राउंड है, ठीक ना, और सबसे नीचे यहाँ ये, तो इसी पे ना एक सिस्टम अरेंजमेंट रहता है जिसपे पिक्स लगा हुआ रहता है, टंगस्टन का, डायमंड का, या ड्रिल या फिश बेल्ट, ये सब लगा रहता है। ये आपको दिखेगा कैसे, इसका फिगर आप ऐसे देख सकते हैं, ये हेक्सागोनल वाला ऐसे पिक्स लगा हुआ रहता है, ठीक। और फिर अगर निडिल वाला रहता है तो उसका क्या नाम है मैं भूल रहा हूं, और इसमें अगर पिक्स की फोटो है हमारे पास तो दिखाता हूं। साउटूट, हाँ, एक चक्री टाइप का भी रहता है ये, इसी को पिक्स बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, साव टूथ कटर, SAW साव टूथ कटर, नजर आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ, ठीक। और फिर यही चीज खड़ा रहे, चक्री जैसा ये खड़ा रहे, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम है ट्राइकोन रॉक रोलर, इसका नाम हो जाएगा ट्राइकोन रॉक रोलर। और एक डायमंड जो ड्रिल यहाँ बात की गई है, वो डायमंड की रहती है, डायमंड का हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये सभी को पता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ये इस तरह का बना हुआ रहता है। ये नजर आ रहा है ब्लेड टाइप का, तो इसी को क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं या फिर पिक्स बोलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्थ ऑफ द बोरिंग या फिर डेप्थ, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट डेप्थ। अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 20 नंबर का है। इससे पहले जो ये बताए थे फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ द बोरिंग मेथड, ये टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इसमें आपको पर्पस ऑफ द बोरिंग दे लिख दे, राइट द पर्पस
ऑफ बोरिंग, या फिर व्हाट आर द पर्पस ऑफ बोरिंग, ये अच्छा लग रहा है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ बोरिंग मेथड। तो ये 10 नंबर का देगा, तो आपको वही लिखना है इससे पहले जो करवाए थे, पर्पस में जितना था वो सारे डाल देना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्थ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, फैक्टर्स गवर्नमेंट में डेप्थ। अब डेप्थ जितना गहराई जाएगा उतना हमारा बिल भी उठेगा, उतनी हेवी मशीनरीज, उतनी रड भी चाहिए ना। तो डेप्थ में आप लिखिए, फॉर सोलो होल्स ऑफ स्मॉल डायमीटर ए हैंड बोरिंग परसेसिव और डायमंड आउटफिट में बी यूज्ड। फॉर सोलो होल या फिर स्मॉल होल हैंड ड्रिल मशीन से भी हम लोग मार सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखा है, फॉर सोलो होल्स और स्मॉल होल ऑफ ए डायमीटर ए हैंड बोरिंग परसेसिव और डायमंड आउटफिट में बी यूज्ड। फॉर ए सोलो होल और स्मॉल होल डायमीटर ए हैंड बोरिंग, या एक मिनट मैं पॉज करके लिख जाता हूँ, नहीं तो डाटा बहुत ज़्यादा लग जाएगा अपलोड होने में। ओके, तो डेप्थ में अगर ज़्यादा डेप्थ जानना है तो हमें पावर बोरिंग मशीन्स का यूज़ करना होता है। अगर छोटा बहुत या छोटी डायमीटर वाली डेप्थ करनी है तो आप हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन्स का भी यूज़ करके आप बोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बोरिंग का पर्पस तो ब्लास्टिंग में भी यूज़ होता है, गैस का आई थी, तो आप समझिए। ओके, तो डेप्थ में थर्ड पॉइंट में डेप्थ देके, फॉर द सोलो होल या स्मॉल होल डायमीटर ए हैंड बोरिंग परसेसिव और डायमंड आउटफिट में बी यूज्ड। ओके, फॉर ए डीप होल पावर बोरिंग मशीन्स इज एसेंशियल। पावर बोरिंग मशीन्स इज एसेंशियल। फिर इसी में लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डायमीटर। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, डायमीटर पे भी मेरा फैक्टर्स गवर्नेंस करता है। तो डायमीटर में क्या एग्जांपल जाएगा, होल ऑफ द लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर यानी कि 18 इंच से बड़ा वाला अगर होल कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, आर यूजली बोरेड एदर बाय द परसेसिव मेथड, यानी कि परसेसिव मेथड से ही हम लोग बड़ा बोरिंग वाला मेथड होल, बड़ा बोरिंग साइज वाला होल करेंगे और उसमें हम लोग ड्रिल मशीन का यूज कर सकते हैं। होल्स ऑफ द मीडियम डायमीटर 6 से 12 इंच के लिए हम लोग डिकोजनाइट मेथड प्रीफर्स नाउ द गिवन ऑफ द रोटेटिव मड प्लस, कोई भी बीट लगा के कर सकते हैं। डायमंड ऑफ द मेथड ऑफ मोर, तो डायमीटर में भी लिखना है, तो लिखिए होल ऑफ द लार्ज डायमीटर। इसको मैं स्किप करने के लिए सोच रहा था, होल ऑफ द लार्ज डायमीटर इज ब्रैकेट में मोर देन 18 इंच, मोर देन 18 इंच। कौन सा मशीन से यूज करेंगे, परसेसिव मेथड ऑफ द रोप बोरिंग। होल्स ऑफ द लार्ज डायमीटर मोर देन 18 इंच, होल ऑफ द लार्ज डायमीटर more than 18 inch is
इज यूज्ड, कैसे सेंटेंस बनाया यार? आर यूजुअली बोरेड आर यूजुअली बोरेड, बोरिंग का स्पेलिंग बोरेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, बोरेड बाय परसेसिव मेथड, परसेसिव बोरिंग मेथड। ज़्यादा बड़ा चलन नहीं करना है, इतना ही लिखिए। इसमें और भी लिख सकते हैं, ये तो लार्ज के लिए हो गया, छोटा के लिए 6 से इंच से लेके 18 इंच के लिए दूसरी मेथड रोटेटरी, तो उतनी बड़ी नहीं करनी, इसको मैं वैसे भी स्किप करना। अब आ जाते हैं स्पीड, जगह है स्पीड के लिए, अब लोग नोट डाउन कीजिए। हो गया। अब स्पीड पे आते हैं। स्पीड में क्या है? सम फिनोमिनल बोरिंग स्पीड हैज बीन अचीव बाय द रोटेटरी मड फ्लश मेथड एंड दिस मेथड होल्ड्स द फील्ड वेयर स्पीड इज एसेंशियल। सम फिनोमिनल, ओके। अब स्पीड में लिखिए, सम फिनोमिनल बोरिंग स्पीड हैज have been achieved by the rotatory flush method and this method hold the field where the speed is essential। जहां ज्यादा स्पीड रहेगा, जहां ज्यादा स्पीड की जरूरत है, तो वहां कौन सा रोटेटरी फ्लश मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। थक गए यार। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद वाला पॉइंट आ जाएगा क्या? जूलॉजिकल फैक्टर्स। जूलॉजिकल फैक्टर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज या फिर बहुत सारे होता है, लेकिन उसमें बस शॉर्टकट मार देंगे, लिख देंगे, क्या लिख देना, सम जूलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो फैक्टर्स आर आल्सो गवर्निंग बाय द, बना के लिखना होगा, सच एज ओके। तो चलिए जूलॉजिकल फैक्टर्स अब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जूलॉजिकल फैक्टर्स। अच्छा, इसके बाद का सिलेबस क्या है?
उसके बाद का सिलेबस है द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल्स। अच्छा, ये भी एक इसी में है। ठीक है, उसके बाद बोरिंग में चलेंगे और टाइप ऑफ बोरिंग देखेंगे। ठीक है, थक गए। कितना घंटा हो गया भाई? 1 घंटा 10 मिनट। हाँ, तो जूलॉजिकल फैक्टर्स में आप इसको ऐसे लिखिए भाई। 2 घंटा हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, तो द जूलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो गवर्निंग इन द चॉइस ऑफ बोरिंग सच एज fault, fractures, dike, seal and other geological structures can be affect the stability of the borehole. Okay, अगर आप बोरिंग कर रहे हैं, कोयला मिला, आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आपका ऐसे डाइक मिल गया या सील मिल गया, यहाँ बोरिंग मार रहे हैं, गया बीट आपका टूट गया। फिर आप दूसरा बीट लगाएंगे। दूसरा बीट हो सकता है कि जबरदस्ती इसमें बोरिंग कर रहे हैं तो इसका डेरिवेशन स्ट्रेट आ रहा था, हो सकता है ये बेंड होके ऐसे हो जाए। तो इस तरह का भी इफेक्टनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी जो रहती है वो खत्म हो गई। स्टेबिलिटी जो स्थिरता रहता है वो खत्म हो गया। तो इस तरह से जूलॉजिकल फैक्टर यानी कि जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी मेजर इंपॉर्टेंस फैक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद द स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द ओर एंड सराउंडिंग रॉक्स आर क्रूसियल CRUCIL, मतलब बहुत ही क्या उसको बोलते हैं, क्रली हेयर होता है ना, घुमा फिरा हुआ, मतलब सीधा नहीं है ये, बहुत टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा एज ए लोकल लैंग्वेज। तो ये आपका जूलॉजिकल फैक्टर्स हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखा आए थे? इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके बाद टेक्निकल फैक्टर्स। तो आप नोट डाउन कीजिए, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखेंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड लेबर एसोसिएटेड विथ राइज बोरिंग मस्ट बी कंसिडर्ड करना होगा भाई। ठीक है, पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं ना। तो इतना पॉइंट आई थिंक काफी है। एक और पॉइंट हम लोग का छूट गया, कौन सा? टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर्स में क्या आ सकता है? जैसे बोरहोल डेरिएशंस या डेविएशंस। बोरहोल डेविएशंस आ जाएगा, बोरिंग कर रहे हैं, सही से हुआ नहीं, तो फिर उसको उठा के दूसरी जगह ले गए, वहां से फिर से बोरिंग स्टार्ट किए। फिर इक्विपमेंट, अब साफ्ट इक्विपमेंट में भी हो सकता है कभी कभी पिक्स टूट गया या फिर रड टूट गया, तो इस तरह का फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद साफ्ट डायमीटर्स। ऑलमोस्ट इतना रहने देते हैं, काफ़ी है, इतना 20 नंबर दे देना चाहिए। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा नेक्स्ट?
द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल। नेक्स्ट क्लास द चीफ यूजेस ऑफ बोरहोल, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। एक बात और, एग्जामिनेशंस नियरेस्ट है, डरे नहीं। जो थर्ड ईयर की सिलेबस थी वो उठा के सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में कर दी गई है। जैसे थर्ड ईयर में नन माइनिंग मेथड यानी कि नन कोयल मेथड में सॉफ्ट सिंकिंग था, वही चीज यहाँ भी कर दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर में। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइट लोकेशंस, ये सब के बारे में वही चीज यहाँ कर दिया गया। और एक चीज सपोर्ट का चैप्टर बस यहाँ कर दिया गया सेकेंड सेमेस्टर में। और सिलेबस चेंज हुआ तो आप डरे नहीं। जो थर्ड ईयर की ये दोनों सपोर्ट एंड सॉफ्ट सिंकिंग, सॉफ्ट से जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे थर्ड ईयर के या कंटिन्यू पूछी जा रही होगी 4-5 साल को, उसको आप देख लो क्या क्वेश्चन पूछी जा रही थी ये दोनों चैप्टर से। सेम चीज सेकेंड सेमेस्टर में भी वही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो डरे नहीं। बाकी मैं प्रेजेंट हूँ, जितना हो सके वो सिलेबस कवर करने की बात करता हूँ। और क्या, और सिलेबस एक बार और फिर से देख लेते हैं एक बार। सॉफ्ट और सपोर्ट, यही दो मेजर है। अभी जनरल कंसेप्ट में ही चल रहा है। इसमें डायमंड और परसेसिव ड्रिल मेथड देखेंगे, कोड रिकवरी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे एंड आप लोग कंटिन्यू लेक्चर्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हो सके तो शेयर एंड लाइक्स एंड कमेंट्स। देखिए, शेयर या लाइक या कमेंट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हो मैं यहाँ पॉपुलर यूट्यूब बनने के लिए आया, तो ऐसा मेरी मेंटेलिटी नहीं है। मैं बस उन बच्चों के लिए या फिर खुद की सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि जो बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन तक हमारी लेक्चर पहुँच सके और वो अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू बढ़िया रखें। ठीक, हाँ, एक चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो और खराब भी लग रही हो, ठीक ना, तो भाई कमेंट करके बताओ यार। एटलीस्ट मेहनत कर रहा हूँ 2 घंटे 1.5 घंटे से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कमेंट करके बताओ सर अच्छा है नहीं है, या फिर मैं क्लास लेना बंद कर दूं। क्या आप तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग कहीं से भी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लेंगे, ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे, बट वो पुअर क्लास की फैमिली वो कर पाएंगे क्या? और कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है ये तो जान ही रहे हैं। आधा सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं होता ये भी आप लोग जान रही हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा कमेंट्स और उन गरीब बच्चों के लिए शेयर करो। ओके, थैंक यू।